वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वह संघर्ष का एक पड़ाव उनके बाहर निकलने के 25 वर्ष के अंदर पूर्ण हो गया था। 1922 में वो बाहर निकले, 1947 में यह देश स्वतंत्र हो गया। आज भी संयोग देखिए कि 75वां वर्ष है स्वतंत्रता का और इसे हम अमृत महोत्सव वर्ष कह रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा है कि 75वें वर्ष से प्रारंभ होकर अगले 25 वर्ष, यानी जब हम स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएंगे सन 2047 में, इसको अमृत काल कहना है, ताकि इसमें भारत को उस स्थिति में जाकर पहुंचना है जो भारत का वास्तविक भवितव्य है। वह स्थिति क्या है? आज भी जो अभियान डॉक्टर साहब ने कारागार से बाहर निकलकर शुरू हुआ था, उस कारागार की मानसिक कारागार से हम बाहर नहीं निकल आए हैं। हम स्वतंत्र तो हुए, पर हमारे तंत्र में स्व का बोध अभी तक उस प्रखरता के साथ प्रस्फुटित नहीं हुआ जो डॉक्टर साहब का संकल्प था। और वह क्यों नहीं हुआ, इस पर मैं यह भी एक उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि साहब आप लोग तो ऐसी बात कहते हैं जैसे सारा स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता का भाव, वास्तविकता सिर्फ आप ही व्यक्त करेंगे, कोई दूसरा नहीं व्यक्त करेगा। तो इस संदर्भ में एक फैक्ट बताना चाहता हूं आपको। 16 मई सन 2014 को हमारी सरकार बनी और 18 मई सन 2014 को लंदन के गार्डियन अखबार ने लिखा, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। उसने जानते क्या लिखा? उसने लिखा 16 मई 2014 कैन बी कंसीडर्ड एज ए रियल इंडिपेंडेंस डे इन इंडिया। अब यह बड़ी गंभीर बात, कोई कहेगा क्यों लिखा? उसने कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक भारत पे जिस प्रकार का शासन रहा, उसने ब्रिटिश कॉलोनियल माइंडसेट, व्यवस्था, विचार को लगभग यथावत रखा। पहली बार एक ऐसी विचार के हाथ में सत्ता आई है, पूर्ण रूपेण सत्ता आई है, जिसका कि ब्रिटिश विचार मानसिकता से कोई लेना देना नहीं था। तो आप ये समझिए, इसलिए हम ये कह रहे थे कि वो जो विचार का परिवर्तन उन्होंने प्रारंभ किया था, वह कितने दूर की बात थी। उन्होंने 1920 में इसी नागपुर में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा था, जो कतिपय कारणों बस पारित नहीं हो पाया। एक तो वो इस चीज को प्रमाणित करता है कि जब पूर्ण स्वराज्य का विषय आया और वो 1920 में नागपुर में पारित नहीं हो पाया, आप सभी को शायद बहुत से लोगों को पता हो कि हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं। उसका कारण यह है कि 1930 में लाहौर कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था रावी के तट पर, वहां पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया गया और वो 26 जनवरी 1930 को लिया गया। इसलिए स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी का दिन भारत का गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। परंतु ये एक तथ्य भी तो जाने अनजाने में उजागर कर दे रहा है कि इसका मतलब पूर्ण स्वराज्य की लड़ाई तो 1930 में शुरू की, उससे पहले तो हम आंशिक लड़ाई लड़ रहे थे, यानी वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशंस की बात कर रहे थे। जबकि डॉक्टर साहब ने 1920 में नागपुर में, कभी आपने विचार किया कि उन्होंने क्यों कहा पूर्ण स्वराज्य की बात 1920 में? कारण जानते क्या है कि जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ 1914 में, तो कांग्रेस ने इस विचार से कि शायद विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज हमको स्वतंत्रता दे देंगे, बाकायदा प्रस्ताव 1914 में पारित करके विश्व युद्ध में गवर्नमेंट का समर्थन किया। परंतु जब विश्व युद्ध 1918-19 में समाप्त हुआ, तो अंग्रेज सरकार अपने वचन पर कायम नहीं रही, बल्कि इसके उलट 1919 में उन्होंने रॉलेट एक्ट लाके खड़ा कर दिया। और उस रॉलेट एक्ट के जब विरोध में आंदोलन हुआ, तो उसी के विरोध में हुए आंदोलन में जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ। अब आप बताइए, क्या इसके बाद अब किसी भी प्रकार के किंतु परंतु की संभावना रह गई थी कि अब पूर्ण स्वराज से कम हमें कुछ मानना चाहिए? वह सरकार जिसके साथ आपने यह सोचकर कोई सहयोग किया था, कांग्रेस पार्टी ने, उसने सीधे सीधे धोखा दे दिया। तो पूर्ण स्वराज के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस विचार, यह तर्क और यह आधार था जिसके लिए डॉक्टर साहब ने कहा अब पूर्ण स्वराज्य की बात होनी चाहिए। अब वो एक अलग बात है कि वो उस समय नहीं स्वीकार किया गया, वो 10 वर्ष के बाद जाके स्वीकार हुआ, परंतु यह दर्शाता है कि उनका यथार्थ एकदम सही था। और उसके बाद भी आप देखिए क्या हुआ। जितनी समय में हम समझौता करते चले गए,
अंततः हर मौके के ऊपर 1922 में असहयोग आंदोलन रुक गया। उसके बाद क्या हुआ? 1927 में साइमन कमीशन आ गया। साइमन कमीशन ने क्या कहा कि हम द्वैतवादी शासन प्रणाली लाएंगे, हम आपको रिप्रेजेंटेशन देंगे। नहीं दिया। फिर 31 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई इरविन के साथ। तो जब अंततः जाके ये रियलाइज करने में 10 साल लग गए, जो 10 वर्ष पूर्व डॉक्टर साहब ने कहा था, यदि बात मान ली गई होती तो शायद हमारी स्वतंत्रता द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ही हो जाती। अब एक बात आप और भी सोचिए, जिस कालखंड में वो जेल से बाहर निकले 1922 में, उस समय 1910 और 20 के दशक के भारत को याद करिए। जब स्वतंत्रता आंदोलन की बात कही जाती है तो यह कहा जाता है, जिस प्रकार का विचार दिया था ना, एक ही विचार, एक ही व्यवस्था, एक ही संगठन ने स्वतंत्रता दिलवाई। मैं 1910 और 20, इन 20 सालों में देखिए देश में क्या हो रहा था। वाइसराय हार्डिंग पर बम फेंका गया, कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को मार दिया गया, चटगांव में, जिसका नाम उस समय चट्टोग्राम था, बांग्लादेश में चला गया, वहां पर शस्त्रागार पे कब्जा कर लिया गया सूर्य सेन के नेतृत्व में। लखनऊ के पास काकोरी में गवर्नमेंट के कोषागार पे कब्जा कर लिया गया। दिल्ली में असेंबली में बम फेंक दिया गया। अब जरा आप इस पूरे सिनेरियो को देखिए। मतलब द आर्मरी, द ट्रेजरी हैज बीन कैप्चर्ड, पुलिस कमिश्नर को मार दिया जाता है, असेंबली में बम फेंक दिया जाता है और वाइसराय पर अटैक होता है। सरकार तो पूरी हिल गई होगी, सरकार का मनोबल नहीं गिरा होगा। आज के समय में आप सोचिए, इसके बावजूद जिन लोगों ने अपनी जान पर खेलकर इतना बड़ा कार्य किया, उन लोगों को कोई श्रेय ही नहीं था स्वतंत्रता के आंदोलन में। इतना ही नहीं, उनको क्या कहा गया कि साहब वो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो अतिवादी थे, वो रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट थे। यह शब्द प्रयोग किया गया उनके लिए। तो मैं मानता हूं कि जब हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं तो स्वतंत्रता आंदोलन में सब प्रकार के विचारों का जो योगदान रहा है, उसे ईमानदारी से स्वीकार करने का यह समय है जो स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव है। एक वह क्रांतिकारी आंदोलन, एक राजनीतिक आंदोलन, और तीसरा वह सशस्त्र और भारत भूमि के बाहर से शुरू हुए आंदोलन, चाहे वह गदर पार्टी हो या रास बिहारी बोस जी के द्वारा बनाई गई आजाद हिंद फौज, या बाद में जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की एक एग्जाइल गवर्नमेंट भी बनाई थी। तो सैन्य प्रयास, क्रांतिकारी प्रयास और राजनीतिक प्रयास, तीनों को समान स्थान मिलना चाहिए, तभी हम स्वतंत्रता की सार्थकता का अनुभव कर पाएंगे। अन्यथा कोई ये कहे कि एक ही विचार, एक ही प्रकार से स्वतंत्रता मिली, तो ये स्वतंत्रता आंदोलन के साथ न्याय नहीं है। और कभी कभी मैं एक और फैक्ट भी कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा प्रचार किया जाता है कि साहब स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी वो तो सिर्फ हम ही थे और दूसरे क्या कर रहे थे। स्वातंत्र वीर सावरकर की बात आती है तो उनके ऊपर अनेक प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। आप में से बहुत से लोगों को शायद न ध्यान हो कि वीर सावरकर को जब सजा सुनाई गई तो 2 जन्मों के कारावास की सजा सुनाई गई थी, मगर किस वर्ष में? 1910 में। और वो शुरू हुई अप्रैल 1911 में। 2 जन्मों का कारावास, 25 वर्ष का एक जन्म होता था। वैसे वीर सावरकर ने बाहर निकल के ये कहा था, चलो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इसके द्वारा अंग्रेजों ने हमारे पुनर्जन्म की व्यवस्था को तो स्वीकार किया कि उन्होंने 2 जन्मों के कारावास की मुझे सजा सुनाई। मगर महत्वपूर्ण बात यह कि 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, यह तथ्य बहुतों को नहीं ध्यान होगा। उस समय 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष था विलियम वैडनबर्न, जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। अब बताइए, जिस वर्ष में सावरकर को 2 जन्मों के कारावास की सजा और काला पानी सुनाई जा रही है, उस समय आप ब्रिटिश हुक्मरान के कदमों तले बैठकर यह दावा कर रहे हैं कि हम स्वतंत्रता का महान आंदोलन लड़ रहे थे। यह प्रचार तथ्य से कितना विपरीत नजर आता है। और इसीलिए जो बहुत बड़े शायर थे, एक अकबर इलाहाबादी, उन्होंने एक शेर लिखा था उस जमाने के कुछ नेताओं के लिए। वो शायद फेमस शेर आपने सुना होगा
कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, हुक्काम मतलब ऑफिसर्स, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। और फिर इतना ही नहीं, एक आध फैक्ट और भी है जो आपको ना पता हो। देखिए, भगत सिंह जी को फांसी हुई, डॉक्टर साहब जाके अनुशीलन समिति में जुड़े थे। बंगाल में युगांधर और अनुशीलन समिति जैसे संगठनों ने लेके बागा जतीन, शचीन्द्रनाथ सान्याल, सूर्य सेन जैसे तमाम क्रांतिकारियों ने इतने बड़े बड़े कार्य किए। वो सारी बातें होती रही, परंतु एक और फैक्ट आपको बताता हूं। आप सब ने चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां का नाम सुना होगा। अशफाक उल्ला खां और चंद्रशेखर आजाद जी को फांसी दी गई काकोरी के प्रकरण की वजह से। वो जो काकोरी में ब्रिटिश सरकार का खजाना कब्जा कर लिया गया था, उसके लिए। और चंद्रशेखर आजाद जी पकड़ में नहीं आए और उन्होंने लास्ट में अपने को स्वयं को गोली मार ली थी। वो प्रकरण आपको पता होगा। पर आपको पता है कि जब अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल को गिरफ्तार किया गया तो उनके खिलाफ सरकारी वकील कौन था? उनके खिलाफ सरकारी वकील थे कांग्रेस के तत्कालीन नेता मिस्टर जगत नारायण मुल्ला। बाद में उनके पुत्र हाईकोर्ट के जज भी रहे। और मजे की बात यह है कि लखनऊ में जगत नारायण मुल्ला जी के नाम पे जगत नारायण रोड भी है। अब बताइए, ब्रिटिश सरकार के हुक्मरान के नीचे बैठ के स्वतंत्रता का आंदोलन है और उनको फांसी हो क्रांतिकारियों को, उसे इंश्योर करने के लिए सरकार की सदारत में की जा रही वकालत है। और उसके बाद वो लोग जिन्होंने डॉक्टर साहब पे आरोप लगाए या संघ और संगठन पे आरोप लगाए कि इन्होंने क्या किया, मैंने ये बात एक दो बार टीवी डिबेट से ही बोली। मैंने विनम्रता से कहा, मैंने कहा एक नेता बता दीजिए जो पुलिस की गोली से मारा गया हो कांग्रेस का, एक नेता बता दीजिए जो फांसी चढ़ा हो अंग्रेजों के काल में, एक जिसको काला पानी हुआ हो, और लाला लाजपत राय को छोड़कर एक नेता बता दीजिए जो पुलिस की लाठियों से भी घायल हुआ हो। फिर भी स्वतंत्रता का आंदोलन उन्होंने ही लड़ा और स्वतंत्रता भी एक में उन्होंने ही दिलाई। तो इसके ऊपर मुझे वो शेर याद आता है कि नौरंगिए सियासते दौरा तो देखिए, नौरंगिए सियासते दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। अब मैं कहना चाहता हूं कि जो पिछले 100 वर्ष गुजरे उसमें देखिए कि डॉक्टर साहब ने जो दृष्टि दी थी स्वतंत्रता आंदोलन, मैंने क्यों यह विषय बताया, स्वतंत्रता आंदोलन भिन्न भिन्न आयामों में लड़ा जा रहा था और अनेक प्रकार से भारतीय समाज उसमें लड़ रहा था। डॉक्टर साहब ने भी उसमें भूमिका दिखाई। फिर उन्हें क्यों आवश्यकता महसूस हुई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाकर एक दूसरे आयाम से हम आगे की बात सोचें, चूंकि वो उसी विचार को सोच रहे थे जब लोकमान्य तिलक ने पूर्ण स्वराज्य की बात कही थी। तो क्या कहा गया था, वो भारतीय असंतोष के जनक है। उन्हें क्यों असंतोष का जनक कहा गया? क्योंकि यह माना गया था कि 1885 में जो कांग्रेस बनाई गई वो तो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशंस के लिए बनाई गई थी। तो कहा गया भाई बात तो सिर्फ वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशंस की थी, ये पूर्ण स्वराज की बात कहां से ले आए भाई? ये तो एक्सट्रीमिस्ट है, ये तो राइट विंग है, ये तो फंडामेंटलिस्ट है। और यह भी कहा गया कि ये बात क्या कर रहे हैं, अरे भाई ब्रिटिश राज में सूरज नहीं डूबता, भगवान भी उनके साथ हैं। मगर जो बात तिलक जी ने कही थी, जो गांधी जी का हिंद स्वराज में भाव था, जो डॉक्टर साहब ने 1920 में इसी नागपुर की धरती पर स्वराज्य का प्रस्ताव पास कराने का प्रयास किया था, यह सारी चीजें एक ही विचार से प्रेरित थी। पर अफसोस कि उस विचार को स्वीकार करने में, अंगीकार करने में विलंब हुआ और आज तक वह साक्षात रूप में स्वीकार नहीं हो पाया। मगर आपको मैं एक विश्लेषण देता हूं कि जो प्रयास उन्होंने किया था वो कैसे कैसे बदलाव की तरफ बढ़ा। अगर आप देखें तो 1922 में जब वो जेल से निकले तो पहले 25 साल 1947 तक क्या थे, उन्होंने जो विचार रोपा उसके लिए
एक शैशव काल, अप्रासंगिकता के काल। क्योंकि मैंने ये पढ़ा था कि 1940 तक नागपुर के बाहर संघ की शाखाएं मुश्किल से 50 से भी कम थी। अगले 25 वर्ष 47 से 72 संगठन का व्यापक विस्तार, समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विस्तार। अब देखिए, जो उन्होंने पौधा रोपा था वो पहले 25 वर्ष में अपना अस्तित्व बनाता है, अगले 25 वर्ष में वो विस्तार इस रूप में पाता है कि चाहे कोई भी वर्ग हो, यानी अगर सबसे बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में काम होना था तो शिक्षा के क्षेत्र में सरस्वती शिशु मंदिर शुरू होते हैं। यदि विद्यार्थियों के क्षेत्र में था तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शुरू होता है। धर्म के क्षेत्र में था तो विश्व हिंदू परिषद शुरू होता है। वनवासी क्षेत्रों में था तो वनवासी कल्याण आश्रम शुरू होता है। मजदूरों के बीच में भारतीय मजदूर संघ शुरू होता है। यदि किसानों के बीच में भारतीय किसान संघ शुरू होता है, और इसी कालखंड में भारतीय जनसंघ भी शुरू होता है जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है। अब देखिए, पहले 25 वर्ष ये, अगले 25 वर्ष ये, अब अगले 25 वर्ष 72 टू 97। अब हम संगठन के रूप में थोड़ा महत्वपूर्ण होने शुरू हुए। अब सत्ता में भी हमारी यदा कदा हिस्सेदारी होने लगी। 77 में पहली बार केंद्र की सरकार में वो एक स्थान मिला, और अनेक राज्यों की सरकार में स्थान भी मिला, और अनेक राज्यों में हमारे नेतृत्व में गठबंधन सरकारें बनी। 80 का दौर आया, थोड़ा पीछे गए। 90 का दौर आया, तेजी से आगे बढ़े। 90 के दशक के शुरू में मुख्य विपक्षी दल बने। 90 के दशक का अंत होते होते गठबंधन का नेतृत्व करने वाले सत्ताधारी दल बने। तो देखिए, तीसरा चरण जो 25 वर्ष का आया उसने एक स्टेप और आगे बढ़ाया, और जो चौथा चरण आया 1997 से 2022 के 25 वर्ष। अब आप देखिए, हम सत्ताधारी दल से होते हुए बीच में 10 वर्ष का संघर्ष और प्रतिकार सहते हुए आज अपने दम पर स्पष्ट बहुमत की सत्ता पाने वाले, और वो भी लगातार दूसरी बार सत्ता पाने वाले व्यक्ति बने, दल बने। तो आप सोचिए कि उन्होंने जो दूरदृष्टि देखी थी वो किस रूप में आगे बढ़ी। और विचार, इसमें एक और बात कहता हूं, ये हम ऐसे ही नहीं बढ़े। जो हमारा विकास है वो एक क्रमिक विकास है। क्यों? मैं विनम्रता से कहता हूं, परंतु यथार्थ कहता हूं। भारत के इतिहास में जितने प्रधानमंत्री हुए उसमें सिर्फ 2 प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री नरेंद्र मोदी जी को छोड़कर बाकी सब प्रधानमंत्री बन के नेता बने। ये दोनों नेता बन के प्रधानमंत्री बने। इस विषय में मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्री पीवी नरसिम्हा राव की बात नहीं कर रहा हूं, या राजीव गांधी जी की बात नहीं कर रहा हूं। इंदिरा जी कैसे बनी थी? इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री बनी तो वो पार्टी की नेता नहीं थी, वो इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में एक व्यवस्था के तहत बनी थी, और उन्हें टाइटल दिया गया था गूंगी गुड़िया। यानी माना गया था कि इनको तो हम अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। पंडित नेहरू इतने बड़े नेता थे, परंतु वो कैसे बने थे? सारी की सारी कांग्रेस कमेटियां सरदार पटेल के साथ थी, वो महात्मा गांधी की अनुकंपा से बने थे। मगर सिर्फ 2 ही प्रधानमंत्री हुए। अटल जी 1957 में नेहरू जी ने कहा कि ये युवा एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। 40 साल तक देश ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखा, और 1998 में वो जाके प्रधानमंत्री बने। और मोदी जी, वो तो हाल की बात है, युवाओं को भी ध्यान होगा। 2014 से पहले के वर्ष ध्यान कर लीजिए, 2011, 12, 13, 10। राह चलते किसी आदमी से पूछिए कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए, सब कहते हैं तो मोदी जी होने चाहिए। ये कैसे बने? ये दोनों स्वयं सेवक थे। यदि हम कहते हैं कि संगठन व्यक्ति निर्माण करता है, वह चरित्र निर्माण करता है, तो ऐसे व्यक्तियों का निर्माण किया कि संपूर्ण राष्ट्र ने उनसे प्रेरणा ली और उनको अंगीकार किया।